ऐसे ही कोई रटा रटाया समस्या नहीं है। मैं एक एक जगह पे जा जा के ये चीज़ों को पिछले 1 साल से देख रही हूँ कि ये 3 चीज़ों पे ज़रूर काम करूँगी। पहला ट्रांसपेरेंसी होगा, दूसरा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा होगा एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हो गया कि इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज़, लोगों को दिखना चाहिए कि जैसे अगर फंड्स किसी चीज़ में लग रहा है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता चले, ठीक है, कि कितना फंड्स एलोकेट हुआ है, वो लोगों के बीच हमेशा रहे। दूसरा हुआ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, तो मैं जवाबदेह रहूँगी जो भी काम होगा उसके लिए। तीसरा होगा एक्सेसिबिलिटी, जितने भी यहाँ की पब्लिक है निगम की, वो हमेशा मेरे थ्रू एक्सेस करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा। अगर मेदिनीनगर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, इसी के साथ है हम एक खास प्रत्याशी के साथ। अनुभव पुराना है पर जोश नया है। पिता के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने निकली हैं और हम आज इनसे बात करेंगे मेदिनीनगर चुनाव में क्यों आई हैं और क्या इनका अलग रोड मैप है या पुराने ही प्रत्याशी के जैसे काम करना चाहती हैं या फिर अपने पिता के विरासत पर मेदिनीनगर निगम में उतरी हुई हैं। पिता का अनुभव या फिर ये जिम्मेदारी एक बोझ लग रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अ, आपका सवाल बहुत ही लाजवाब है। देखिए, नो डाउट कि मेरे पिताजी का अनुभव और हार्ड वर्क पिछले 24 साल या पिछले 25 साल 30 साल से जो भी यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो अनुभव तो ज़रूर काम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए बोझ नहीं है। यहाँ की जनता मेरे परिवार की तरह है। आप जितने भी वार्ड हैं, 35 वार्ड्स हैं हमारे निगम में, मैं सबको एक अपने परिवार की तरह देखती हूँ। तो परिवार कभी किसी के लिए बोझ नहीं होती है और ये मेरे लिए बोझ नहीं है। नम्रता जी, पहले तो आपका एजुकेशन पे बात करते हैं। जैसे आप एलएलबी की नहीं है, जी। मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों विषयों की। आप एक हायर एजुकेशन वाली प्रत्याशी एक यहाँ पे नजर आ रही है। इसको लेकर आप यहाँ एजुकेशन को लेकर क्या अलग बदलाव करना चाहेंगी? क्या यहाँ पे एजुकेशन को लेकर कमी है? क्या मतलब क्या कमी रह गई है और क्या आपके पिता का काम अधूरा रह गया है जिसको लेकर आप अभी नगर निगम में काम करना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई चीज़ का आप बेस देखना चाहेंगे ना, तो अगर आपकी बेस मजबूत है तभी आपका जो मकान होगा, जो रूट्स होते हैं, अगर वो सही है तभी आपकी मकान भी बढ़िया बनेगी। तो मेरी जो प्रारंभिक जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई थी, वो सेक्रेड हार्ट स्कूल से हुई थी। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी सेक्रेड हार्ट के सारे शिक्षकों को, वहाँ की प्रिंसिपल को, कि उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की हुई है अभी तक शिक्षा की। तो वहीं से मेरा बेस मजबूत हुआ। मेरी इच्छा थी एडवोकेट बनने की, तो मैंने एलएलबी की पढ़ाई मैंने करी नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से। और पढ़ाई करने के बाद मुझे आगे रिसर्च का काफ़ी लाभ लेना था, काफ़ी रिसर्च में आगे जाना था, तो मैंने एलएलएम किया। फिर उसके बाद कोविड आ गई, तो मैं उसी बीच प्रैक्टिस भी कर रही थी हाई कोर्ट में और बाकी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो ये सारी जगह जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे लगा मुझे और भी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देना चाहिए और भी रिसर्च करना चाहिए। और मुझे पॉलिटिक्स में खास करके कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने गवर्नर पे रिसर्च किया और मेरी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट हुई। जब मेरी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट हुई, तो मैंने सोचा कि ये सारा जो क्षेत्र है मैंने देख लिया, एडवोकेसी, प्रैक्टिस और रिसर्च। मुझे अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच रहना चाहिए और उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है। मैंने अपने पिता को बचपन से, जब मैं छोटी थी तब से मैंने देखा है कि वो लोगों के लिए कितना दिन रात काम करते हैं। वो जब रहते हैं जनता के बीच में ही रहते हैं, तो उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों के बीच हमेशा रहूँ। और मैं शिक्षा की अगर आप बात करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि 35 वार्ड्स जो है, वो 35 वार्ड्स में एक रिच लाइब्रेरी हो, जिसमें हर तरह की बुक्स हों। क्योंकि उससे क्या होता है ना, पढ़ने का एक क्या उसको बोल सकते हैं, प्रोत्साहन आता है। तो एक लाइब्रेरी हर वार्ड्स में रहेगा, 35 वार्ड्स में। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो
वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल वाली होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिस वार्ड में स्कूल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे स्कूल बनवाऊँ। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता में से एक रहेगी कि बच्चे पढ़ें और आगे जा कर के अपना जो उनका बेस है उसको तैयार करके फिर वो आगे अपने हिसाब से चूज़ करें, उनका जो भी आगे पढ़ने का मन हो। एज अ रिसर्चर आप क्या मेदिनीनगर में क्या ऐसा अध्ययन की जिससे आपको लगा कि नहीं मेदिनीनगर में ही मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए? क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ ही लड़ना चाहती हूँ, यहीं का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आप जब कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए लड़ते हो और यहाँ पे भी आपको लोगों के बीच लड़ते हुए काम करना होता है। कहीं ना कहीं से उनके लिए फंड्स निकाल के लाना होता है, उनके लिए एक विज़न चाहिए। मैं जब बताऊँ, मेरा जो विज़न है ना बहुत ही क्लियर है लेकर के। मैं 3 चीज़ों पे मैं सोच रही थी कि जब फंड्स एलोकेशन होता है तो ये चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं लोगों को। तो मैं सोच रही थी कि ये 3 चीज़ों पे ज़रूर काम करूँगी। पहला ट्रांसपेरेंसी होगा, दूसरा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा होगा एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब हो गया कि इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज़, लोगों को दिखना चाहिए कि जैसे अगर फंड्स किसी चीज़ में लग रहा है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता चले, ठीक है, कि कितना फंड्स एलोकेट हुआ है, वो लोगों के बीच हमेशा रहे। दूसरा हुआ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, तो मैं जवाबदेह रहूँगी जो भी काम होगा उसके लिए। तीसरा होगा एक्सेसिबिलिटी, जितने भी यहाँ की पब्लिक है निगम की, वो हमेशा मेरे थ्रू एक्सेस करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा। अगर ये 3 चीज़ों पे काम करूँगी, ये 3 चीज़ों पे काम करती हूँ, तो आगे बाकी जो मेरी प्रायोरिटीज़ लिस्ट में जितने भी काम हैं, ये तीनों के साथ-साथ वो भी होते चले क्या जाएंगे। लगा आपको पिछले जो भी प्रत्याशी थे यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं था उनमें या फिर लोगों से एक जुड़ाव नहीं था उनका या फिर लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थे वो? क्या आपको लगता है पुराने प्रत्याशी में क्या कमी रह गई थी? देखिए, अ, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सब अपनी जगह बेस्ट थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कमी तो रह गई ना। जो क्षेत्र ग्रामीण है, जैसे रेड़मा, बारालोटा, सिंगरा, सुरना, पोखराहा, बहलोलवा, सिंगरा का जो एरिया है, पुरनाडी हो गया, तो ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव वाले क्षेत्र हैं, उनमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। मैं गई थी मिलने, मैं समस्या जानने आई गई थी। ऐसे ही कोई रटा रटाया समस्या नहीं है, मैं एक एक जगह पे जा जा के ये चीज़ों को पिछले 1 साल से देख रही हूँ और देखने के बाद मुझे समझ आया काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को अगर जोड़ते हैं निगम में, तो निगम वाली व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था 0% है। लगभग इस पिछले चुनाव में लगभग आप अगर रिसर्च की होंगे मेदिनीनगर पे तो लगभग 800 करोड़ का फंड पूरे 5 साल में आया था। ठीक है, क्या आपको लगता है 800 करोड़ का नगर निगम में काम हुआ है? देखिए, थोड़ा बहुत काम तो हमारे शहर में दिखता है, ठीक है, मेदिनीनगर शहर में। तो वही मैं फिर पिछली बात को दोहराऊंगी कि सिर्फ एक जगह को चमकाने से पूरे निगम को आप नहीं जोड़ सकते। आपको पूरे निगम में एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक टोला और एक एक गली पे काम करना होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को चमका करके आप नहीं कह सकते कि हमने निगम का काम किया है। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र या जो भी एरिया जुड़ा हुआ है निगम में, आपको सब पे काम करना होगा। शिक्षा को लेकर आपको आपका यहाँ क्या विजन है? क्या आप अगर आप जीतती हैं तो यहाँ पे नए स्किल्स के लिए जैसे अभी डिजिटली बहुत सारे स्किल्स हैं, एआई से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि पलामू छोड़िए झारखंड में नहीं है, इस पर आप क्या काम करेंगे? मैं खुद इस पे रिसर्च करूँगी और मेरी एक प्रॉपर टीम होगी। जो भी इस पे बेटरमेंट हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग, वो मिल कर के, और टेक्नोलॉजिकली लोगों को विज़न देंगे और आगे उस पे काम करेंगे। हम शिक्षा देंगे, हम लोगों के साथ पारदर्शित रहेंगे और लोगों के लिए जॉब दे रहेंगे, ऐसा कहना है नम्रता त्रिपाठी जी का। नम्रता त्रिपाठी जी एक पलामू में मेयर के लिए उम्मीदवार के रूप में आई हैं और
लोगों के बीच जाकर उनको उम्मीद दिलवा रही हैं। आप क्या अपील करेंगी यहाँ के लोगों से, नगर निगम क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगा और इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ अपने डाल्टनगंज मेदिनीनगर की जनता से कि वो अपनी बेटी को भरपूर प्यार दें, सपोर्ट दें, आशीर्वाद दें और साथ में वोट भी दें, अपना मार्गदर्शन दें। हम सबको मिलकर एक डाल्टनगंज मेदिनीनगर को स्वच्छ, सुंदर और प्रगतिशील डाल्टनगंज बनाना है। तो सब लोग मिल करके अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आप अपने पिता की परछाई बनकर इस चुनाव में लड़ रहे हैं। पिता का परछाई रहता है तो पिता का एक अलग अनुभव भी रहा है। वो कैसे काम करेगा आपका, जब अगर पिता का अनुभव रहेगा तो ये तो नहीं होगा कि नहीं लोग पिता के नाम से जान रहे हैं, लोग पिता से मिल रहे हैं, आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसको लेकर के बताइए। नहीं नहीं, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोग मेरे नाम को जान रहे हैं, मुझे देखते के साथ कह रहे हैं अरे आप तो नम्रता है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लोग मेरे नाम को याद रख रहे हैं चुनाव मैदान में उतरने से पहले। लेकिन हाँ, अगर पिताजी की बात करूँ तो उनकी अनुभव मैंने जैसा पहले भी कहा वो हमेशा काम आएगी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स आई नो इन झारखंड, जो कि जितनी मेहनत और लगन से लोगों के बीच में लगे रहते हैं और मैं उनके अनुभव और उनकी अनुभव का मुझे बहुत लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही धन्यवाद करती हूँ भगवान की कि उन्होंने ऐसे पिताजी के रूप में मुझे, मतलब पिता के रूप में उन्हें चुना है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो पिता का मार्गदर्शन रहेगा या आपका खुद का स्वतंत्र फैसले रहेंगे? जी, मेरा स्वतंत्र फैसला रहेगा और मार्गदर्शन उनका हमेशा रहेगा। जैसा अभी तुरंत मैंने कहा है कि उनका जो अनुभव है बेहतर नहीं बेहतरीन है, जो मुझे काम करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ पे मुझे नहीं समझ आता है या मुझे लगता है कि उनका गाइडेंस चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा उनके गाइडेंस लेते हुए काम करूँ, क्योंकि ही आई टोल्ड यू पिछली बार कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स आई नो। पिता पूर्व मंत्री रहे हैं और पिता का अनुभव बहुत ही ज़्यादा रहा है, लगभग 20 सालों का अनुभव रहा है पिता का, और इस पर पिता का मार्गदर्शन भी मिलेगा, पर मैं फैसला स्वतंत्र लूँगी, ये कहना है नम्रता जी का। धन्यवाद। मैं सोनू गुप्ता, भारत न्यूज़।